नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन वाले MCQs करने वाले हैं। और एक क्लास आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक इतिहास से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हम लोग कंप्लीट करने वालेंगे। ठीक है, तो एक क्लास होगी और एक क्लास में सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पिछली बार जो यूपीपी का आपको एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा यूपीपी का जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। तो अगर हम लोग वहाँ पर बात करेंगे री एग्ज़ाम, अभी तो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो 2024 में जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके कहाँ से, तो वो आपके हिस्ट्री से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे में हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की आपको संभावना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया। कल अगर हम लोग बात करेंगे तो कल हम लोगों ने मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज इस एक क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया है? चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? पहले प्रश्न का आंसर करना है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे। जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के समय में आपको पता है 1608 में अंग्रेजों का पहला कारखाना जो है वो कहाँ पर, तो वो सूरत में लगता है। ठीक है, कहाँ पर, तो सूरत में स्टार्ट होता है। 1608 में अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? चलिए बताइएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? देखो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भैया, तो ये क्या है, तो ये मेरे भैया अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, क्या है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये अपना प्यारा भारत होगा। और यहाँ से क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो पुर्तगालियों ने की है। यहाँ पर एक देश आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा, और पुर्तगाली यात्री कौन है? वास्को डी गामा है। और वो क्या करेगा, तो वो इस तरीके से भारत का चक्कर लगाते हुए, ठीक है, क्या करेगा, तो भारत का चक्कर लगाते हुए और इस तरीके से, ठीक है, कहाँ पर पहुँचेगा, तो केरल में कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है। तो पहला पुर्तगाली यात्री कौन है? वास्को डी गामा। ठीक है, कौन है? तो वास्को डी गामा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वास्को डी गामा जो है तो ये पहला पुर्तगाली यात्री है। और कब ये भारत में आता है, तो ये 1498 में भारत आता है। ठीक है, कौन से बंदरगाह पर? तो केरल में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो केरल में कालीकट बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो केरल में कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में आता है। और इसका स्वागत कौन करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए स्वागत कौन करते हैं वास्को डी गामा का, कि भाई आप हमारे देश में पधारे हो, तो स्वागत कौन करेंगे? तो उस समय के जो स्थानीय राजा हैं जमोरिन। ठीक है, कौन है? तो उस समय के जो स्थानीय राजा हैं जमोरिन, वो क्या करते हैं, तो वो इनका स्वागत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था? अब जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर आकर के भारत में अपना व्यापार स्थापित करेंगे, तो अपनी व्यापार की सुरक्षा के लिए और कंपनी को स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर वायसरायों की नियुक्ति करेंगे। आपसे पहला वायसराय पूछा जा रहा है, तो कौन होगा? डायज होगा, अल्मीड़ा होगा, वास्को डी गामा होगा, या फिर अल्बुकर्क हो जाएगा? तो 133वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है, वायसराय है। और इसने क्या किया था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ब्लू वाटर
ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, जिसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, शांत जल की नीति चलाई थी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति किसने, तो पहले पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, चलिए बताइएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 1715 में, 1702 में, 1665 में या फिर 1600 ईस्वी में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। आप सभी जितने मेरे भाई बहन, अच्छे वाले भाई बहन जुड़े हैं, आप सभी लोगों से सिर्फ एक निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी मेरे भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। जो लोग पहली बार हैं इस चैनल पर, वो सभी लोग क्या करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, तो उसके माध्यम से आप क्या करें, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर हम लोग बात करेंगे कब होती है, तो 1600 में होगी। और उस समय मुग़ल बादशाह कौन है, तो मुग़ल बादशाह उस समय अकबर रहेंगे, ठीक है। कौन रहेंगे, तो अकबर मुग़ल बादशाह हैं, और इनके समय में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन है, चलिए बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या, कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव है, सर जॉन सोर है, वारेन हेस्टिंग्स है, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 105वें प्रश्न का जल्दी से आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बताइएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला भारत में गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 105वें प्रश्न की बात करेंगे, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या सी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं, ठीक है। कौन हो जाते हैं, तो 105वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। आपको पता है 1773 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला क्या करते हैं, तो गवर्नर जनरल बनाते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 105वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ पर स्थापित था। 106वें प्रश्न का आंसर करेंगे, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ पर स्थापित था। देखो अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1664 में होती है। और 1668 में क्या करते हैं, तो 1668 में ये अपना फैक्ट्री या फिर कहेंगे कारखाना स्थापित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो 1668 में ये क्या करते हैं, तो अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना स्थापित करते हैं। और कंपनी की स्थापना कब होती है, तो कंपनी की जो स्थापना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, ठीक है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें कि इस दौरान फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो इस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो लुई 14 करोगे, ठीक है। कौन करोगे, तो लुई 14 जो है ये राजा है, और इनके समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 106वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना क्या है, तो पांडिचेरी है। और पांडिचेरी, ठीक है, ये फ्रांसीसियों से कब आज़ाद होगा, तो 1954 में, 1954 में क्या होता है, तो 1954 में जो है ये पांडिचेरी जो है ये क्या होता है, तो ये आज़ाद होता है फ्रांसीसियों से, ठीक है। 1954 में पांडिचेरी लोग फ्रांसीसी को आज़ाद करती हैं, ठीक है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की है, तो मुद्रण मशीन का मतलब क्या है मेरे भैया, मुद्रण मशीन का मतलब मेरे भैया प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। किससे है, तो प्रिंटिंग प्रेस से है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है, छपाई खाने से इसका तात्पर्य है। मुद्रण मशीन का तात्पर्य प्रिंटिंग प्रेस या फिर छपाई खाने से है। और इसकी स्थापना किसने की है, तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली जो मुद्रण मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, पहला जो छपाई खाना है वो पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, पहला समाचार पत्र पूछ ले,
ठीक है, अगर आपसे पहला समाचार पत्र पूछ ले, पहला समाचार पत्र अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे बंगाल गजट को। ठीक है, किसको करोगे, तो बंगाल गजट आप आंसर करोगे, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। और इसके संपादक कौन है, तो इसके जो संपादक हैं वो हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, कौन है, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है तो ये इनका समाचार पत्र है बंगाल गजट, और ये भारत में पहला समाचार पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया, बताएगा किस संधि के संपन्न होते ही भारत में युद्ध समाप्त हो गया, तो पांडिचेरी की संधि, नागसा सैपेल की संधि, अक्सा सैपेल की संधि, या फिर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गए थे। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कर्नाटक युद्ध हो रहे थे, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तो कर्नाटक युद्ध किसके हो रहे थे, तो कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, क्या होगा, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस में जब युद्ध प्रारंभ होता था तो क्या होता था, तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो किस संधि से, यही इसी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि किस संधि से क्या होता है, तो ये युद्ध समाप्त होते हैं, तो ये हो जाएगा एक्साला सैपेल संधि की द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, कर्नाटक युद्ध समाप्त होते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध होंगे। अगर आपसे पहला वाला पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 1746 से लेकर के 48 तक। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा आप आंसर करोगे 1749 से लेकर के 1754 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे 1756 से लेकर के 63 तक। तो टोटल कितने, टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। ठीक है, तीनों की डेट आप याद रखेंगे। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी, बताइएगा, तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई है, डुप्ले की, हुरोज की, कर्नल नील की, या फिर कैम्पबेल की। चलिए जल्दी से 109 प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक का जो सेकंड वाला युद्ध होता है कर्नाटक का, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कर्नाटक के 3 युद्ध होंगे। ठीक है, पहला युद्ध जो होगा वो होगा आपका 1746 से लेकर के 1748 तक। दूसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा युद्ध कब होगा, तो 1749 से लेकर के 54 तक दूसरा युद्ध होगा। और तीसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1756 से लेकर के क्या होगा, 63 तक। ठीक है, आपसे दूसरे युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो दूसरा युद्ध जो है इसमें फ्रांसीसी लोग पराजित होते हैं, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था, तो डुप्ले था। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी एकदम बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयुरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को काउंट डी लाली ने नेतृत्व किया था, कौन सा युद्ध है, बताइएगा कौन सा युद्ध है जिसमें क्या होगा, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयुरकूट कर रहा है और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो काउंट डी लाली कर रहा है। ठीक है, बताइएगा कौन सा युद्ध हो जाएगा। 110वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक है, कौन सा, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा है, तीसरा कर्नाटक युद्ध हम लोग बात करें तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होगा, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो होगा 1756 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, और इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान अगर हम लोग बात करते हैं तो एक युद्ध होता है, कौन सा, वांडीवास का युद्ध होगा। ठीक है, कौन सा युद्ध होगा, तो वांडीवास का युद्ध होता है। ठीक है, कब होगा, तो ये वांडीवास का युद्ध होगा 1760 में। ठीक है, कब होगा, 1760 में होगा। और इस युद्ध में क्या हो जाता है, इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वांडीवास का युद्ध याद रखिएगा 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा है। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व आयुरकूट करेंगे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करेंगे, काउंट डी लाली करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था, बंगाल, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर। हैदर अली कहाँ का एक महत्वपूर्ण राजा था। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग, आप सभी लोग क्या कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हैं चैनल को क्या कर ले, तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन क्या हो सके, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हैदर अली कहाँ का, तो मैसूर का राजा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 मैसूर युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछ ले तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 1767 से लेकर के 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होगा।
दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 84 के बीच में होगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 के बीच में होगा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो क्या होगा, तो 1799 में होगा। तो टोटल कितने, तो टोटल 4 मैसूर युद्ध होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, बताइएगा। तो मैसूर युद्ध हैदर अली से संबंधित है। और किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 112वें प्रश्न का आंसर करना। तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में होगी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या हो जाएगा। 112वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, कब से कब तक, 1780 से लेकर के 84 के समय में, ठीक है। जो ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसी दौरान क्या हो जाता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसकी, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताइएगा। 113वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मैसूर का हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है, ठीक है, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान क्या करता है, ये राजा बनता है। और राजा बनने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान की, पद्मशाह की, बादशाह की या फिर अजय की। 113वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बादशाह की उपाधि धारण की, किसकी, तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो बताइएगा। तो देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो तीसरा युद्ध है तो ये कब से कब तक होता है, तो ये 1790 से लेकर के 1792 होगा। और इस दौरान कौन सा गवर्नर जनरल था, बताइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो 1790 से 92 के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है, तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। कौन होगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। कॉर्नवालिस का समय क्या है, तो कॉर्नवालिस का समय है 1786 से लेकर के 1793 का। कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है, ठीक है, किसका, अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है, अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसी व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, कौन सी, इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, पुलिस सेवा या फिर क्या करेंगे, या फिर सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है किसको, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस, ठीक है। और इन्हीं के समय में क्या होगा, तो इन्हीं के समय में, ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद की थी। 1857 की क्रांति होती है तो इसमें कौन से राजवंश हैं जो अंग्रेजों की मदद करते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो प्रतीक चिन्ह अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल और रोटी है, ठीक है, क्या है, तो कमल और क्या है, और रोटी प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बरेली से, तो बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो खान बहादुर ने किया, ठीक है, किसने किया, तो खान बहादुर ने बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। झांसी से अगर हम लोग बात करें तो झांसी से किसने किया, तो झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया, ठीक है, किसने किया, तो लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे लखनऊ से किसने किया, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, किसने किया, तो बेगम किसने, तो हजरत महल ने किया, ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया। अवध से अगर हम लोग बात करेंगे किसने किया, तो अवध से मौलवी अहमदुल्ला ने किया, ठीक है, किसने किया, तो मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है, अवध से नेतृत्व किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार जगदीशपुर से अगर हम लोग बात करें तो बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, किसने, तो बिहार जगदीशपुर से तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। कानपुर से अगर हम लोग बात करें, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया।
इलाहाबाद से अगर आपसे पूछ ले तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया? इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया। किसने? तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया। तो बहुत सारे लोग आप देख रहे हो 1857 की क्रांति में क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे ग्वालियर के सिंधिया। 115वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद की थी। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कानपुर में, ठीक है, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने या फिर लक्ष्मीबाई ने। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो देखो कुंवर सिंह जो है ये बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व करते हैं। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे, नाना साहब या फिर लक्ष्मीबाई। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करते हैं नाना साहब। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो है वो था धोंधू पंत। ठीक है, क्या नाम था? तो धोंधू पंत इनका वास्तविक नाम था। धोंधू पंत क्या हो जाएगा? तो धोंधू पंत जो है इनका वास्तविक नाम है नाना साहब का। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया है। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय जो है इनको जफ़र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? जफ़र के नाम से जाना जाता है। जफ़र के नाम से कविता लिखते थे और ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। ठीक है, क्या है? तो ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। 1857 की क्रांति के बाद क्या करते हैं? तो इनको निर्वासित कर दिया जाता है। इनको पकड़ करके क्या करते हैं? तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। कहाँ पर इनको भेज दिया जाएगा? निर्वासित कर दिया जाएगा जहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो रंगून में। ठीक है, कहाँ पर? तो रंगून में भेज दिया जाएगा और ये वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह द्वितीय, जफ़र जो अंतिम मुगल बादशाह हैं और 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किए थे, पराजित होते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो जल्दी से 118वें प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो बिहार से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने? तो कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया कि कुंवर सिंह कहाँ से? तो जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये आरा में। ठीक है, कहाँ पर? तो आरा। ठीक है, कहाँ पर? तो आरा में। ठीक है, तो जो बिहार में जगदीशपुर आरा से क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह जो है ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी किसका नाम था? बताइएगा। महक परी। 1857 की क्रांति जो है, क्रांति जो होती है तो उसमें कौन से क्रांतिकारी हैं? ठीक है, कौन है इनमें से जो क्या होता है, जो महक परी के नाम से जाना जाता है? तो जीनत महल होंगी, हजरत महल होंगी या फिर लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से 119वें प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो 119वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हजरत महल, बेगम हजरत महल। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से। ठीक है, कहाँ से? तो लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था हजरत महल ने। और ये महक परी के नाम से जानी जाती थी, उपनाम है इनका महक परी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइएगा। 1857 की क्रांति में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे। क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में। तो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। क्या हो जाएगा? और इस क्लास की PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी, टेलीग्राम जो है चैनल पर ही मिलेगी। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तो ये हो जाएगा तात्या टोपे का। किसका? तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। 120वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद का मतलब मेरे भैया क्या है? तो फैजाबाद का मतलब अवध क्षेत्र से। ठीक है, किससे है? तो फैजाबाद का मतलब अवध क्षेत्र से। और अवध क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें
तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अहमदुल्ला, बख्त खान, खान बहादुर या फिर नाना साहब, कौन हो जाएगा? तो देखो बख्त खां की अगर हम लोग बात करें तो बख्त खां कौन है? तो ये बहादुर शाह द्वितीय जफर के सेनापति थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर के क्या थे? तो बहादुर शाह जफर के ये सेनापति थे। और इन्होंने कहाँ से? तो इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर के सेनापति थे तो इन्होंने दिल्ली से। खान बहादुर की अगर हम लोग बात करेंगे, खान बहादुर क्या हो जाएगा? तो बरेली से, बता चुका हूँ आप लोगों को। नाना साहब की बात करेंगे कहाँ से? तो कानपुर से नेतृत्व करते हैं, बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने याद रखिएगा अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? तो जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, क्या किया था? तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। और याद रखिएगा अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या किया था? तो 50,000 का इनाम रखा था। ठीक है, कितने का? तो 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने इनके ऊपर। तो मौलवी अहमदुल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किया था। आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? तो बताइएगा कौन संबंधित नहीं है? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, अहमदुल्ला, क्या हो जाएगा? तो हजरत महल का भी आपने नाम सुन लिया, आपने कुंवर सिंह का भी नाम सुन लिया, आपने मौलवी अहमदुल्ला का भी नाम सुन लिया। ठीक है, इससे जो संबंधित नहीं है वो कौन हो जाएंगे? उधम सिंह हो जाएंगे। उधम सिंह ने क्या किया था? तो 1940 में, ठीक है 1940 में लंदन में जा करके क्या करते हैं? तो लंदन में जा करके डायर को गोली मारते हैं। ठीक है, लंदन में जा करके क्या करते हैं? तो डायर को गोली मारते हैं। और डायर कौन था? तो वो वही व्यक्ति है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है उत्तरदायी था। ठीक है, तो डायर को क्या करते हैं? तो गोली मार देते हैं 1940 में लंदन में जा करके। और बाद में उधम सिंह जी को फांसी हो जाती है। ठीक है, तो 1940 में लंदन में जा करके डायर को गोली मारते हैं उधम सिंह। आगे बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की है? 123वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? तो अकबर द्वितीय। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी और अपना दूत बना करके क्या किया था? इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, इंग्लैंड भेजा था अपना दूत बना करके, ताकि ये इंग्लैंड में जा करके अकबर द्वितीय के पेंशन के बारे में बात कर सके, क्योंकि उस पेंशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इंग्लैंड में राजदूत बना करके, इंग्लैंड में क्या किया जाता है? तो दूत बनाकर भेजा गया इनको। ठीक है, राजा की उपाधि दी और दूत बना करके इनको क्या किया गया है? तो राजा राम मोहन राय को भेजा गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या फिर तत्वबोधिनी सभा? तो 124वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई प्रथम संस्था आपसे पूछ रहा है मेरे भैया, क्या कर रहा है? प्रथम संस्था पूछ रहा है। देखो ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1828 में। ठीक है, 1828 में। और आत्मीय सभा की हम लोग बात करेंगे तो आत्मीय सभा की स्थापना कब होगी? तो 1815 में होगी। ठीक है, और क्या हो जाता है? तत्वबोधिनी सभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होगी? 1839 में होगी। ठीक है, क्या होगा? तो 1839 में होगा। तो जो पहली संस्था थी वो कौन सी थी? तो वो आत्मीय सभा थी। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ेंगे। वहाबी आंदोलन का केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइएगा वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या है? तो पटना है, लखनऊ है, मुंबई है या फिर दिल्ली है? 125वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और बाद में जितने लोग जुड़े हो सभी लोग, पता है ना क्या करना है मेरे भैया? आप लोगों को तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं तो जल्दी से सभी लोग क्या कर दीजिए? तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, पटना। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? बताइएगा कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो राजा राम मोहन राय को, रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को या फिर दयानंद सरस्वती को? तो बताइएगा। तो कन्याकुमारी का अगर हम लोग बात करेंगे तो रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? 126वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 126वें प्रश्न की बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो फटाफट सभी लोग आंसर करना। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट और 1 मिनट का मुझे समय देंगे। ठीक है,
बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। इस प्रश्न का आंसर करना है तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है, क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद को। अच्छा, आपने अभी देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव से पहले, आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा के चुनाव से रिजल्ट जो है, रिजल्ट आने से पहले अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा का चुनाव जो है, तो रिजल्ट आने से पहले क्या हो गया था, तो मोदी जी, ठीक है, मोदी जी कहाँ पर गए थे, तो मोदी जी यहीं पर गए थे, कन्याकुमारी में गए थे और क्या किए थे, तो कुछ देर जो है इन्होंने वहाँ पर साधना वाधना की थी, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले। तो क्या हो जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, बताइएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को, या फिर स्वामी श्रद्धानंद को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर। तो देखो, राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का क्या करते हैं, तो इनको पिता कहा जाता है, किसको, तो राजा राम मोहन राय को। मार्टिन लूथर किसको कहते हैं, तो दयानंद सरस्वती को करते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया है, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, कौन से समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में क्या होगा, तो आर्य समाज की स्थापना की है किसने, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष, या फिर स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, अरविंदो घोष हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश लेखक के जो है लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। इनका प्रारंभिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो प्रारंभिक नाम आप आंसर क्या करोगे, तो इनका प्रारंभिक नाम जो है वो मूल शंकर है। ठीक है, क्या है, तो मूल शंकर इनका प्रारंभिक नाम है, मूल नाम है। और इन्होंने 1875 में क्या किया है, तो 1875 में, ठीक है, बम्बई में, ठीक है, कहाँ पर, तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, क्या करेंगे, तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, क्या किया था, तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके अलावा गौर अच्छा आंदोलन, ठीक है, कौन सा, तो गौर अच्छा आंदोलन, और कौन सा, और शुद्धि आंदोलन। ठीक है, गौर अच्छा और शुद्धि आंदोलन को चलाने का काम किसने किया था, तो आर्य समाज ने किया था। गौर अच्छा आंदोलन और शुद्धि आंदोलन को चलाने का काम किसने किया था, तो इसी, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, आर्य समाज ने किया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा, ये वर्ष भी आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ज्योतिबा फूले ने की थी। और इनकी एक पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम भी आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो गुलामगिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इनकी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी। कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, कौन सा गवर्नर जनरल है जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, तो वेलेस्ली, जॉन शोर, हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा, कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 130वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए फटाफट से भी लोग आंसर करना। तो बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहेगा, तो वेलेस्ली कहता था। ठीक है, वेलेस्ली की अगर हम लोग बात करें तो वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए, तो सहायक संधि के लिए जाना जाता है, वेलेस्ली सहायक संधि के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने सहायक संधि स्वीकार की, तो आप आंसर करोगे हैदराबाद।
हैदराबाद पहला राज्य जिसने क्या किया, जिसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि के लिए जाना जाता है वेलेजली को, और वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है, तो किसके समय में, ठीक है, जनगणना की शुरुआत हुई है, रिपन, लेटन, डफरिन या फिर मेयो, क्या हो जाएगा। देखो डफरिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, क्या होगा, तो डफरिन के समय में क्या होगा, कांग्रेस की स्थापना होगी। ठीक है, क्या होगा, कांग्रेस की स्थापना होगी। जनगणना आपसे पूछा जा रहा है, तो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। ठीक है, कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन अगर आपसे नियमित जनगणना पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे नियमित जनगणना पूछ ले तो नियमित जनगणना के लिए आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1881 में। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ जनगणना पूछे तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे नियमित जनगणना पूछ ले तो नियमित जनगणना के लिए आप आंसर क्या करोगे, 1881 लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर पहुंचे थे, बताइएगा। तो महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इस जहाज़ का नाम भी याद रखिएगा, SS सफारी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी की बात करेंगे तो SS सफारी के द्वारा 1800 कब, तो 1893 में। ठीक है, कब, तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। और कहाँ पर पहुंचेंगे, तो जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन या फिर पोर्ट एलिजाबेथ। 132वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 132वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डरबन। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डरबन पहुंचे थे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई, बताइएगा कौन सा वायसराय है जिसकी अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो क्या होगा, कर्जन होंगे, रिपन होंगे, मेयो होंगे या फिर मिंटो हो जाएंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन से गवर्नर जनरल की अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था, तो पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, क्या होगा, तो पहली जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। याद रखेंगे कब, 1872 में। ठीक है, और इन्हीं की क्या कर दी जाती है, अंडमान निकोबार में हत्या कर दी जाती है जब ये भ्रमण पर थे। आगे बढ़ेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लाने के लिए कौन उत्तरदायी है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में आएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 मेयो के समय में, लिटन के समय में, रिपन के समय में या फिर कर्जन के समय में। किसके समय में क्या किया गया है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है, किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो रेलवे लाइन की जो शुरुआत होती है वो होती है 1853 से। ठीक है, 1853 से रेलवे लाइन की शुरुआत होगी, और कहाँ से, तो बम्बई से। अगर हम लोग बात करेंगे तो बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में रेलवे लाइन की शुरुआत होती है, और 34 किलोमीटर पहली बार क्या होगा, ट्रेन जो है वो 34 किलोमीटर चलती है बम्बई से ठाणे के बीच में 1853 में। किसके समय में, डलहौजी के समय में। तो जो रेलवे का विकास किया जाता है तो उसका कारण क्या था, देश में सुविधाओं का विकास करना, जनहित कार्य करना, खानों को बंदरगाहों से जुड़ना या फिर उपरोक्त सभी। 135वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो देश में सुविधाओं का विकास करना ये कोई उद्देश्य नहीं था अंग्रेजों का। जनहित कार्य करना, भारतीयों की भलाई करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था अंग्रेजों का। खानों को क्या करना है, तो खानों को बंदरगाहों से जोड़ना है। ठीक है, ट्रेन का, रेलवे का विकास इसीलिए किया गया ताकि जो संसाधन है उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, अंग्रेजों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, बताइएगा। तो बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछा जाए, इस विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर करोगे कर्जन को। ठीक है, किसको, कर्जन को। ठीक है, 20 जुलाई 1905 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1905 को क्या होता है, तो इस विभाजन की घोषणा की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, तो 20 जुलाई 1905 को इस विभाजन की घोषणा की जाती है, और 16 अक्टूबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 16 अक्टूबर 1905 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है,
तो बंगाल विभाजन लागू किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभाजन लागू किया जाता है। किसके समय में काम हो रहा है, तो कर्जन के समय में हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बंगाल विभाजन के विरोध में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, कौन सा, तो इस बंगाल विभाजन के विरोध में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, जिसका नेतृत्व बंगाल में कौन करता है, तो जिसका ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन है। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था, बताइएगा। तो पहला वायसराय पूछ रहा है। ठीक है, क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला वायसराय किसको बनाया गया, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कैनिंग। और कैनिंग के समय में ही क्या हुई थी, तो 1857 की क्रांति हुई थी। आपसे कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, वायसराय कौन था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो कैनिंग को करोगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो है किसने प्रोत्साहित किया था, बताइएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक आपसे पूछ ले, क्या कर ले, आपसे पूछ ले, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, तो आंसर करिएगा। स्थानीय स्वशासन का, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, तो क्या आंसर करेंगे आप, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, क्या हो जाएगा। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक अगर हम लोग बात करेंगे किसको मानते हैं, तो लॉर्ड रिपन को मानते हैं। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या होगा, इन्हीं के समय में नियमित जनगणना होती है। ठीक है, क्या होता है, तो भारत में पहली नियमित जो जनगणना होगी वो रिपन के समय में ही होती है। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या होता है, तो इन्हीं के समय में हंटर आयोग आता है, जो कि किससे, जो कि शिक्षा से संबंधित है, हंटर आयोग आएगा। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या होगा, तो इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल विवाद भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो इल्बर्ट बिल विवाद भी हो जाता है। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय में हो जाता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई है, बताइएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो 28 दिसंबर, ठीक है, कब, तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, पहली बैठक होती है, कहाँ पर, बम्बई में होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी, पहली बैठक बम्बई में होगी। और इसकी, ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो WC बनर्जी। ठीक है, क्या होगा, तो WC बनर्जी जो है वो अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, WC बनर्जी। हाँ, संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो संस्थापक के लिए, फाउंडर के लिए आप क्या आंसर करोगे, तो संस्थापक के लिए आप आंसर करोगे A.O. ह्यूम को करोगे। ठीक है, संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम है। लेकिन 1885 में जो पहली बैठक होगी वो बम्बई में होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, WC बनर्जी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो बता चुका हूँ आप लोगों को कब होगी, तो 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी कांग्रेसी नेता है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर उपरोक्त सभी। कौन उदारवादी कांग्रेसी नेता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो कौन से उदारवादी कांग्रेसी नेता है, 141वें प्रश्न का आंसर करना। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं। ठीक है, लाइक शेयर नहीं किए, इतनी बार आप लोगों से कह चुका हूँ सेशन को लाइक शेयर करने को, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। तो एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जितने भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी क्या है, तो ये सभी उदारवादी कांग्रेसी नेता हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं है, तो नहीं बताना है, बताइएगा कौन सा। नरम दल का, मॉडरेट नहीं है, कौन सा नेता, तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल। 142वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा। तो आपने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा। ठीक है, किसका, अपने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा। तो अगर हम लोग लाल से बात करते हैं तो लाल से कौन हो जाएंगे, तो लाल से लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, कौन है, तो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय हैं।
बाल से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है, तिलक हो जाएंगे। और पाल से अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे, तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो बिपिन चंद्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पाल हो जाएंगे। तो ये तीनों कैसे, तो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, गर्म दल के हैं, ठीक है, उदारवादी वाले नहीं है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से गर्मपंथी नेता हैं, बताइएगा कौन से गर्मपंथी नेता हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया लाल बाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएंगे, तो ये गर्मपंथी नेता हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी तीनों क्या हैं, तो मॉडरेट हैं, नरम दल वाले हैं, ठीक है, क्या है, तो नरम दल वाले हैं, ये याद रखेंगे, नरम दल वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आज के इस सेशन में ये आंसर कर चुका हूँ। डफरिन होंगे, कर्जन होंगे, हार्डिंग होंगे, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बंगाल विभाजन लागू कब से होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है, क्या हो जाता है, तो 1905 से लागू हो जाता है। और इस दौरान कौन, तो कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। कर्जन के समय में क्या होता है, तो बंगाल विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, या फिर कादम्बिनी बोस, क्या हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। कौन से अधिवेशन की, तो 1917, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। कौन से अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पहली भारतीय पूछता तब आप आंसर करती हैं किसको, सरोजिनी नायडू को करते। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं, ठीक है, किसकी, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1925 में कानपुर, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन आपसे सिर्फ पहली महिला पूछ रहा है तो आप एनी बेसेंट को करोगे आंसर। आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, तो जालियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, या फिर असहयोग आंदोलन, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करेंगे, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। अच्छा, गांधी जी की बात करें तो इसी घटना के विरोध में जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी भी क्या करेंगे, तो गांधी जी भी क्या करते हैं, तो ये भी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस करेंगे और गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, चलिए जल्दी से बताइएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो 1875 में क्या होता है, तो 1875 में मोहम्मडन, ठीक है, क्या होगा, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है, किसकी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। और यही कॉलेज आगे चल करके 1920 में क्या होता है, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, किसके रूप में, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाएगा। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होगी और 1920 में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पे जाना जाएगा। तो किसने, तो सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मोपला विद्रोह कब हुआ था, बताइएगा, 1921, 1923, 1925, 1928। मोपला विद्रोह कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ है, चलिए जल्दी से बताइएगा। 149वें प्रश्न का आंसर करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, आसान तो है ही, साथ महत्वपूर्ण भी है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो मेरे भैया, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो ये क्या है, तो यहाँ पर केरल है, और केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में क्या था, तो केरल में मालाबार तट था, ठीक है, कौन सा तट था, तो केरल में मालाबार तट था। और यही मालाबार में क्या करेंगे, तो मोपला लोग विद्रोह करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, तो मोपला लोग विद्रोह करते हैं। कब करेंगे, 1921 में मालाबार मोपला विद्रोह, ठीक है, तो केरल में मालाबार तट है और मालाबार में मोपला लोग विद्रोह करते हैं, तो 1921 में। ऑप्शन संख्या ए। इंडिया विंस फ्रीडम के संपादक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, बहुत बार पूछी गई है।
देखो लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है, यंग इंडिया। जबकि यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका है, गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया। लेकिन अगर आपसे पुस्तक पूछा जाए तो लाला लाजपत राय आप आंसर करोगे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए नेशन इन द मेकिंग। ये किसकी पुस्तक का नाम है, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंडियन मिरर के संपादक कौन है, बताइएगा। 150वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। तो क्या हो जाएगा, तो इंडियन मिरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन मिरर के, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर दीनबंधु मित्र। इंडियन मिरर के संपादक कौन होंगे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है, तो अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा या फिर मराठा। देखो ये जो प्रश्न है ये क्या होता है, तो ये हिंदी में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी खूब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे हिंदी में भी खूब पूछा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है, तो क्या आंसर करेंगे, भारत दुर्दशा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो भारत दुर्दशा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या फिर CR दास। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, तो ये इसके रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। CR दास की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था, CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। कौन सी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है, गांधी जी, फूले अंबेडकर या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। 153वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। 153वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो यंग इंडिया आपसे पूछे, ठीक है, क्या कर ले, यंग इंडिया आपसे पूछ ले, या फिर क्या कर ले, या फिर आपसे नवजीवन पूछ ले, नवजीवन पूछ ले, या फिर क्या कर ले आपसे, ठीक है, नवजीवन पूछ ले, या फिर आपसे क्या कर ले, आपसे हरिजन पूछ ले, या फिर आपसे इंडियन ओपिनियन पूछ ले, ठीक है। क्या कर ले, इंडियन ओपिनियन पूछ ले, इंडियन ओपिनियन पूछ ले, हरिजन पूछ ले, नवजीवन पूछ ले, यंग इंडिया पूछ ले। ये सब किसकी, गांधी जी, ठीक है। किसकी, तो गांधी जी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नील दर्पण के लेखक कौन है। देखो 2 किताबें हैं मेरे भैया, एक है हिंदू पैट्रियट, ठीक है। कौन सी, एक किताब है हिंदू पैट्रियट, जिसके रचनाकार कौन थे, जिसके अगर हम लोग बात करेंगे हिंदू पैट्रियट के, तो हिंदू पैट्रियट के जो रचनाकार थे, ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखो एक तो नील दर्पण है, ठीक है, नील दर्पण है। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे हिंदू पैट्रियट, तो हिंदू पैट्रियट के लेखक जो हैं वो है हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है। कौन है, तो हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। और इन दोनों किताबों से अगर हम लोग बात करें, हिंदू पैट्रियट से बात करें या फिर जो है नील दर्पण से बात करें, इन दोनों किताबों से क्या होता है, तो नील किसानों के विषय में जानकारी मिलती है। कौन से, तो नील किसानों के बारे में जानकारी मिलती है इन दोनों किताबों से, ठीक है। हिंदू पैट्रियट जिसके संपादक हैं हरीशचंद्र मुखर्जी, और नील दर्पण जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र, दोनों किताबों से नील किसानों की जानकारी मिलती है। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई, बताइएगा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। देखो लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करें तो इनको शेर पंजाब कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इनको शेर पंजाब कहा जाता है। और क्या करते हैं, और पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, और पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनकी पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे क्या, गीता रहस्य करोगे, ठीक है। क्या करोगे, तो इनकी पुस्तक का नाम आप आंसर करोगे गीता रहस्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गांधी जी ने जून 1904 में
1904 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डरबन होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर डरबन होना चाहिए था। तो 1904 में डरबन के बाहर एक नए सामुदायिक मठ, क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, बताइएगा। 1904 में अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, बताइएगा। तो गांधी जी ने 1904 में कौन से आश्रम की स्थापना की थी डरबन में? 104वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो गांधी जी ने 1904 में, ये वर्ष भी याद रखिएगा, वर्ष भी आपसे खूब पूछता है। तो 1904 में क्या हो जाएगा, तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कौन से? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 157वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर विनायक दामोदर सावरकर। दिल्ली चलो का नारा तो क्या हो जाएगा, तो 1943 में सिंगापुर से दिया जाएगा, ठीक है, कहाँ से? तो सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया जाएगा। कौन देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो और क्या करो, सिंगापुर से दिल्ली चलो और क्या करेंगे, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब नारे कौन देंगे, ये सब स्लोगन किसके हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के हैं, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया था, तो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, ठीक है, क्या किया था, तो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में कब की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो 158वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब होती है? तो आपको पता है 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। देखो, असहयोग आंदोलन कब होता है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब होगा? 1942 में होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे खिलाफत आंदोलन तो 1919 में होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, करो या मरो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो, डू या डाई का नारा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसका है? तो भी मैंने आप लोगों को बताया था, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर या फिर श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कौन हो जाएगा? चलो जल्दी बताएगा। देखो, श्यामलाल गुप्ता पार्षद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झंडा गीत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो झंडा गीत के लिए जाने जाते हैं। श्यामलाल गुप्ता पार्षद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झंडा गीत के लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए जल्दी से बताइएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक, आज के सेशन में ही मैंने इस प्रश्न का आंसर किया था। गीता रहस्य की जो रचना है वो मांडले जेल में की जाती है, ठीक है। कौन से जेल में? तो मांडले जेल में की जाती है। और ये मांडले जेल कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है, ठीक है। कहाँ पर है? तो म्यांमार में है मांडले जेल। और इस जेल में क्या हो जाएगा, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना होगी। किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन संख्या बी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? देखो, असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में प्रारंभ होता है, ठीक है। और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, ठीक है। चौरी चौरा कांड हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, तो चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हो जाता है, हिंसा फैल जाती है, हिंसा भड़क जाती है, जिसमें कई सारे पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या करते थे, तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो फरवरी 1922 में क्या हो जाता है, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऐसा नृत्य जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा आयोजित किया था, बताइएगा कौन सा नृत्य है जो क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा आयोजित होता है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया या फिर कथकली। देखो, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ पर तो है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। ओडिसी अगर हम लोग बात करेंगे उड़ीसा में होता है। सत्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर होता है, तो असम में होता है। सत्रिया कहाँ पर होता है, असम में होता है।
और कथकली कहाँ पर होता है? कथकली केरल में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? कथकली केरल में होता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे 163वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथकली हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसको मानते हैं? तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को, या फिर स्वामी हरिदास को? 164वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 164वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ये तानसेन। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये तानसेन हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अकबर के नवरत्नों में से एक है। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात था? बताइएगा। 165वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात था? शोभना नारायण, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित जसराज, या फिर एम एस गोपालकृष्ण? 165वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पंडित जसराज। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में? बताइएगा कौन सी नृत्य शैली है जिसका उद्गम पूर्वी भारत में? कथकली की अगर हम लोग बात करें, कथकली कहाँ पर है? तो मेरे भैया केरल है। भारतनाट्यम की अगर हम लोग बात करेंगे, कहाँ पर है? तमिलनाडु है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा? मणिपुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मणिपुरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा? तो इसका उद्गम जो होता है वो आपका, ठीक है, पूर्वोत्तर में होगा, पूर्वी भारत में होगा। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे? मुखौटा नृत्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से, कथकली से, कथक से, या फिर भरतनाट्यम से? मुखौटा नृत्य शैली की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे? 167वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या बी, कथकली। किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, आपको पता है केरल में होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किस विधा से? ओडिसी, कथक, मणिपुरी, या फिर भरतनाट्यम? 168वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो झावेरी बहनों की बात करेंगे, दर्शना है, नयना है, रंजना है और सुवर्णा, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, या फिर मणिपुरी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, मणिपुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बताइएगा। कथक, कथकली, मणिपुरी, या फिर भरतनाट्यम? बिरजू महाराज हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, शंभू महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, लच्छू महाराज हो गए। ठीक है, कौन से? तो लच्छू महाराज हो गए। तो इन सब की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब कौन से? तो लखनऊ घराने से हैं। ठीक है, कौन से घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से हैं। और क्या हो जाएगा? और ये सब जो है मेरे भैया, ये सब कथक नृत्य से। कौन से? तो कथक नृत्य से। कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? यूपी का। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कर रहा है? तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है मतलब गलत है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कठपुतली, तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले व्यक्ति को कठपुतली भाट कहते हैं। माडुलांगी असम के सताराभों का अनुष्ठानिक नृत्य है और यह समूह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 170वें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन संख्या डी जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि सारे के सारे कथन जो है वो क्या है? सत्य हैं, कोई भी कथन गलत नहीं। 170वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा? बताइएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा, ये आपको बताना है। देखो, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो संख्या कितनी हो? तो संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8 है। कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा की अगर हम लोग बात करें कहाँ पर होता है? तो भांगड़ा जो है ये पंजाब में होता है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और मयूरभंज का छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो मयूरभंज कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। तो छऊ नृत्य है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व अमूर्त विरासत सूची में शामिल कालबेलिया का संबंध किससे? बताइएगा। कालबेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइएगा कालबेलिया का संबंध किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, या फिर पश्चिम बंगाल? चलिए जल्दी से 172वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालबेलिया राजस्थान का। ठीक है, क्या हो जाएगा, कालबेलिया। यूनेस्को विश्व अमूर्त विरासत सूची में बात करेंगे कालबेलिया, तो इसका संबंध किससे है, तो राजस्थान राज्य से। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो रंगमंच में यवनों के प्रभाव से यवनिका शब्द का प्रचलन आया है। यह शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, यवनिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो यवनिका शब्द जो है, यवनिका जो शब्द है ये यवनों के प्रभाव के कारण प्रचलन में आया है। और किस शब्द के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, 173वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी, पर्दे के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो 173वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र ईसाई लोक नाट्य शैली है। अब ये एकमात्र ईसाई लोक नाट्य शैली है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। एकमात्र ईसाई लोक नाट्य शैली कौन सी है, 174वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे तो विथे नाट्यकम हो जाएगा, या फिर कोटिट्यात्मकम हो जाएगा, मुदलाप्य हो जाएगा, या फिर चविट्टू नाटकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सी भारत की एकमात्र ईसाई लोक नाट्य शैली, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सेशन पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसके अलावा चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम के लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए। और ठीक है, क्योंकि उसी टेलीग्राम के लिंक पर ही आपको इस क्लास की PDF मिलेगी, और क्या होगा, और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।